कि जो एनोरेक्सिया नर्वोज़ा है वो लड़कियों में लड़कों के मुकाबले जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। और ऋचा चड्ढा जी जो कि फुकरे 1 मूवी में थी, उनकी तो एक टेड टॉक भी है बुलिमिया नर्वोज़ा पे। या फिर ऐसी दवाइयाँ खाना जिससे दस्त लग जाए, या ऐसी दवाइयाँ लेना जिससे पेशाब लग जाए, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना। कई बार तो रात को भी घर वालों को उठते हुए हैरानी होती है कि बच्चा जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की, और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं एनोरेक्सिया नर्वोज़ा की। एनोरेक्सिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, और एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस मतलब खो देना, एपेटाइट मतलब भूख को खो देना। बट ये एक मिसनोमर है। पेशेंट को भूख लगती है बट वो खाते नहीं है। आमतौर पे इसमें क्या होता है, उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। अपने खाने को जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। उनका वज़न काफ़ी कम हो जाता है, और उसके बावजूद भी उनको लगता नहीं है कि उनका वज़न कम है, और इसकी वजह से उनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होने लगती हैं। मैं आपसे एक केस के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। जब मैं एम्स में एमडी कर रहा था, तो नॉर्मली क्या होता है, साइकेट्री वार्ड में एक प्रॉपर इंटरव्यू रूम होता है जिसमें आप पेशेंट को बुलाते हैं। तो मैंने सिस्टर को बोला कि आप पेशेंट को बोल दीजिए मैं बैठा हूँ, मैं हिस्ट्री ले लूँगा। तो नॉर्मली हमें लिखना होता है कि पेशेंट ने रूम में कैसे एंटर किया। तो मैं भी शॉक में चला गया, क्योंकि जब उसकी मम्मी आई तो उन्होंने बेटी को गोद में उठाया हुआ था। बट उनकी बेटी कोई 6-7 साल का बच्चा नहीं था। उनकी बेटी लगभग 20 साल की थी, और उसका वज़न लगभग 26 किलो के आसपास था, और वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो चल नहीं सकती थी। फिर भी उसे लगता था कि वो मोटी है, और उसको सारी वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी जो हमारी किताब में लिखी होती हैं। जैसे होता है हाइपोथर्मिया, मतलब शरीर का ठंडा रहना। उसके बाद ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन का बहुत कम होना, 40 या 50 मुश्किल से उनकी दिल की धड़कन थी। उनका तो ब्लड प्रेशर भी नोटिस करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बाजू इतनी पतली थी कि वो ब्लड प्रेशर के लिए भी स्पेशल मशीन मंगानी पड़ती थी उनका ब्लड प्रेशर नापने के लिए। उसके बाद डिपेंडेंट एडीमा हो जाना, अगर उन्होंने टांगे लटका दी हैं तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है सोजिश हो जाएगी, और जब टांगे ऊपर कर देंगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोज़ा है वो लड़कियों में लड़कों के मुकाबले जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। और अगर उम्र के हिसाब से देखें तो ये मिड टीन्स में, मतलब 14 to 18 ईयर्स की एज में ज़्यादा कॉमन होता है। और ये उन प्रोफेशंस में ज़्यादा कॉमन होता है जहाँ पे प्रोफेशनल नीड है कि आपका वज़न कम हो, जैसे कि मॉडलिंग हो गई, या हीरो हीरोइंस हो गए, या फिर स्पोर्ट्स में भी आपको जान के हैरानी होगी, जैसे जो बॉक्सर्स होते हैं, या दंगल मूवी में आपने देखा होगा रेसलिंग में उनका कोच उनको बोलता है कि आपको कम खाना, आपका वज़न कैसे बढ़ रहा है। तो अपने वज़न को कम करने के लिए कई बार ये एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेते हैं। जैसे मैं अभी रनिंग करता हूँ, तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स मुझे जो पहले रेसलर थे, उन्होंने शेयर किया कि जब वो यंग होते थे वो क्या करते थे, गर्मियों के दिनों में धूप के समय में विंड शीटर जो होता है, जो हम बारिशों के टाइम में बाइक पे पहनते हैं, उसको बांध के जिप करके वो भागते थे ताकि उनको पसीने आए। और कई बार तो 1-1, 2-2 दिन खाते नहीं थे। और आपने बिकनी शूट्स में अगर आपने कभी हीरोइंस के वो पढ़े हों कॉलम्स, तो वो 1-1, 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते, और बाकी कई बार दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए। और ऋचा चड्ढा जी जो कि फुकरे 1 मूवी में थी, उनकी तो एक टेड टॉक भी है बुलिमिया नर्वोज़ा पे, उन्होंने शेयर किया है कि ये सीक्रेट प्रॉब्लम है काफ़ी सारी फीमेल एक्ट्रेसेस की, मेल की भी हो सकती है, जो अपने आप को एक पर्टिकुलर बॉडी या शेप में रहना पसंद करते हैं। तो ये जो समस्या है ये कॉमन तो है, बट कहीं ना कहीं ये नज़रअंदाज हो जाती है। उसका कारण क्या है कि पेशेंट ना काफ़ी छुपा छुपा बिहेवियर करते हैं। ये घर वालों के सामने नहीं खाना चाहते, पब्लिकली नहीं खाना चाहते, अपनी बीमारी को बीमारी नहीं समझते। पतला होने के बावजूद भी इनको लगता है कि हम तो अभी भी मोटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो इग्नोर हो जाती है। घर वालों को कब रियलाइज़ होता है, जब उनको लगता है कि अचानक इसका वज़न इतना कम कैसे होने लगा है। और कई बार तो ऐसा होता है उनको खाना डस्टबिन में मिलता है या उनकी पॉकेट्स में मिलता है। तो बच्चे ने एक चपाती जो उसको दी थी खाने के लिए, उसको आधा तोड़ के अपने पॉकेट में डाल लिया, 1/4 खाई और 1/4 अपने डॉगी को खिला दी। इस तरह का बिहेवियर जब उनको नोटिस में आता है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो दोस्तों, पहले हम इसके DSM-5 क्राइटेरियाज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कारणों की बात करेंगे। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी इनटेक रिलेटिव टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी लीड्स टू लो बॉडी वेट। इसका मतलब जितनी ज़रूरत शरीर को खाने की है उससे कम खाना खाना, और उसकी वजह से वज़न का कम हो जाना। जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो है इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट।
वज़न कम होने के बावजूद भी एक खौफ रहना कि मेरा वज़न कहीं बढ़ ना जाए। उसके बाद है सेल्फ इवैल्यूएशन और लैक ऑफ रिकग्निशन ऑफ द सीरियसनेस ऑफ करंट बॉडी वेट। इसका मतलब है कि इस बात को नहीं समझ पाना कि वज़न कम होने की वजह से जो उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि हमने केस के माध्यम से भी समझा कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, जब वो खड़ी हो रही थी उनको चक्कर आ रहा था, टांगे लटकाने पे उनको टांगों में सोजिश आ रही थी, बदन ठंडा पड़ जा रहा था, उसकी सीरियसनेस को समझ नहीं पाना। ये जो है ये दो टाइप का हो सकता है, रिस्ट्रिक्टिव टाइप भी हो सकता है या बिंज पैटर्न टाइप हो सकता है। रिस्ट्रिक्टिव टाइप का मतलब होता है कि कम खाना खाना, और बिंज पैटर्न में ये भी हो सकता है कि ज़्यादा खाना खाना और उसके बाद कंपनसेटरी बिहेवियर करना, मतलब 2 ही घंटे में इतना ज़्यादा खा लेना जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, और उसके बाद ऐसा बिहेवियर करना जैसे हाथ में डाल के वॉमिटिंग करना, वज़न घटाने की दवाइयाँ खाना, या फिर ऐसी दवाइयाँ खाना जिससे दस्त लग जाए, या ऐसी दवाइयाँ लेना जिससे पेशाब लग जाए, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना। कई बार तो रात को भी घर वालों को उठते हुए हैरानी होती है कि बच्चा जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपको मिलती हैं। अगर हम कारणों की बात करें और सोशल फैक्टर्स की बात करें तो कुछ थ्योरीज तो ये कहती हैं कि जैसे वो गर्लहुड से वुमनहुड में जाने के लिए रेडी नहीं होती, या फिर उनको लगता है कि उनके खाने पे या उन पे घर वाले कंट्रोल कर रहे हैं, तो अपने आप को एक्सट्रीमली कंट्रोल करने का एक तरीका ये होता है कि अपने वज़न को कम रखना और एक्सट्रीम डिसिप्लिन दिखाना। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो इसमें नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर का रोल है। उसके अलावा अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो इसमें थायराइड का रोल है, या गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, जिसकी वजह से एमेनोरिया भी हो जाता है। एमेनोरिया का मतलब जो है वो पीरियड जो है वो फीमेल्स में कई बार 3-3, 4-4, 6-6 महीने के लिए भी बंद हो जाते हैं। और वैसे भी बॉडी में जब एनर्जी नहीं होगी तो अपनी एनर्जी को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी कि जितना कम एक्सपेंडिचर हो उतना बेटर। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ओसीडी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, और इसकी सिवियरिटी को नापने के लिए हमें बीएमआई देखना होता है। नॉर्मल जो बीएमआई होता है वो 18 to 24.9 होता है। माइल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो वो 17 से कम होगा। मॉडरेट एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो वो 16 से 16.99 के बीच में होगा। सिवियर है तो वो 15 से 15.99 के बीच में होगा। और एक्सट्रीम है तो वो 15 से भी कम होगा, जो कि काफ़ी कम वज़न हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें साइकोथेरेपी का रोल है, इसमें फैमिली थेरेपी का रोल है, और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत हो सकती है अगर वज़न जो है, जो वज़न होना चाहिए उससे 20% बॉडी वेट से कम हो जाता है। और हॉस्पिटलाइजेशन भी कई बार कुछ महीने की हो सकती है, 2 से 6 महीने की भी हो सकती है। और मुझे वो याद है एम्स में जिस मैंने केस की बात की थी वो लगभग 4 महीने तक हमारे एम्स के डिपार्टमेंट में साइकेट्री वार्ड में एडमिटेड रही थी, तब जाके उनका कहीं वज़न बढ़ पाया था। और उसमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वज़न धीरे धीरे बढ़े, अचानक बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत आएगी। और पेशेंट पे भी नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि वो भी पूरी कोशिश करती है अपने वज़न को गिराने की। और कोर्स भी इसका थोड़ा टफ सा होता है क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं उनमें ये देखा है कि कई बार नॉर्मल हो जाता है, फिर कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, फिर कम हो जाता है, और कई बार तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। समराइजेशन में एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो एक ईटिंग डिसऑर्डर्स है जो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, मिड टीन्स में होता है, 14 to 18 ईयर्स की एज में, उन प्रोफेशंस में होता है जहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी मैटर करती है, और न्यूरोकेमिकली नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और अपने आप को जताना, मतलब जैसे कि मेरा अपनी एक्सट्रीम डिसिप्लिन दिखाना अपने पेरेंट्स से बाहर निकलने के लिए। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा टफ रहता है बिकॉज पेशेंट को लगता ही नहीं है कि उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, और वो किसी भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को देखने के बावजूद भी नहीं समझते कि उनको दिक्कत आ रही है। ट्रीटमेंट के फॉर्म में इसमें साइकोथेरेपी, हॉस्पिटलाइजेशन और फार्माकोथेरेपी में इसमें मेडिसिन का रोल है। बहुत ज़्यादा प्रूवन तो नहीं है बट उसमें SSRIs और TCAs या इवन एंटीसाइकोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।